दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों जबरदस्त तरीके से करवट बदल रही है। तमाम सारी ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को लेकर के हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद और आजम खान के बीच को लेकर के हों, चाहे सदन के भीतर शीतकालीन सत्र में सदन के भीतर अखिलेश का जातिगत जनगणना कराने का वायदा करने की बात हो, या फिर उनका पीडीए की फॉर्मूले की बात, या फिर कांग्रेस के साथ चल रही तनातनी, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान दिया एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि 2027 अभी बहुत दूर है, लेकिन हम अभी एक है, इंडिया गठबंधन एक है। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नवीन दुबे जी का उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बारीक पकड़ रखते हैं। लगभग 20-30 सालों का राजनीति के विश्लेषण करने का अनुभव है। नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक सोच पर। धन्यवाद प्रशांत जी। नवीन दुबे जी, उत्तर प्रदेश की सियासत, चूंकि आप तो बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, और खास तौर पर जब समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबरों की बात होती है तो उसमें ये आपसे समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या 27 को लेकर के अखिलेश के दिमाग में कोई बी प्लान भी चल रहा है क्या? निश्चित तौर पर प्रशांत जी, लगता है कि प्लान ए प्लान बी दोनों को बहुत मजबूती के साथ लेकर समाजवादी पार्टी चलना चाहिए। उसने दो विकल्प बनाए। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने हालिया उनके राज्य इकाई ने कहा कि नहीं साहब, हम जो चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, 2027 का चुनाव कोई गठबंधन उसमें नहीं होगा, हम होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वास्तविकता में देखें तो जमीनी धरातल पर कांग्रेस की ऐसी कोई तैयारी उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रही है। अब जिलेवार अगर समीक्षा करें तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्वांचल से लेके और पश्चिमांचल तक, यहाँ मेरठ सब ले लीजिए, सहारनपुर से ले लीजिए और ऊपर पूर्वांचल ले जाएगी, जो उनके सांसद है वो है, ठीक है, सहारनपुर वगैरह में आप थोड़े बहुत मजबूत है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ एंटायर यूपी में आपकी स्थिति क्या है? संगठन कहाँ है? जिला संगठन कहाँ है? ग्राम स्तर पर आप कहाँ है? ब्लॉक स्तर पर आप कहाँ है? कहीं ही नहीं है। और पुराने कांग्रेसी हैं, उनके सारे आप अगर चलना चाहते हैं संगठन को, जब तक आप रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं, आपकी ये दावे खोखले। और ये बात अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा होने में काफी लंबा समय लगने वाला है। ये जो लोकसभा चूंकि 6 सीटें कांग्रेस अगर जीती है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर मैं एक तारीफ करूंगा तो उनका जो भी सपोर्टर है, उनके जो कार्यकर्ता, उनका जो बेस है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सहयोगी दल को, गठबंधन दल को, जो घटक होता है उनका गठबंधन में, पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, लड़ाते हैं चुनाव और जिताते हैं। हमने आपको याद हो तो 2019 का चुनाव लीजिए, मायावती और सपा का गठबंधन हुआ, नुकसान सपा का हुआ, मायावती का फायदा हुआ, 10 लोकसभा सीटें उनकी दल के आई। इसी तरीके से इस चुनाव में आप देखो, कांग्रेस को फायदा मिला, जो अमेठी रायबरेली दो उनकी परंपरागत सीटें थी, उसकी अमेठी निकल गई थी उनके हाथ से, वापस हुई। आप 17 सीटों पर चुनाव लड़े, 6 सीटों साथ आप जीत के आए। अखिलेश यादव 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट था, 37 सीटें वो निकाल लाए। तो ये तो निश्चित है कि उनकी जो कार्यकर्ता बेस, जो उनका संगठनात्मक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। इस बात की तो मैं तारीफ करता हूँ समाजवादी पार्टी की। दूसरी चीज एक बड़ी महत्वपूर्ण आती है, 2027 का चुनाव सामने है। अब अखिलेश जी भले ही कह रहे हैं कि बहुत दूर है, बहुत भी नहीं है, 2 साल का समय होता है, महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, तो 1.5 साल का है, क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव हो जाना है वहां पे। अब स्थिति है कि जो आपकी पॉकेट में है वो तो है, पीडीए है, बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी स्कीम आपने लोकसभा चुनाव में दिखा भी, प्रूव हुई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज आती है कि जो आपकी पॉकेट में नहीं है, उसको कैसे लाया जाए और सरकार बनाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में आए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब आप किसको लाएंगे तब आपकी सरकार बनेगी? उस वोटर को आप लेके आएंगे, उस वर्ग को आप लेके आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी से नाराज वर्ग कौन सा है?
बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, सवर्ण समाज में सबसे आगे अगर कोई नाराजगी है तो ब्राह्मण समाज में है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को लेकर खासकर नाराजगी किसी में है तो वो ब्राह्मण समाज के अंदर है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब उस ब्राह्मण समाज की नाराजगी को एनकेसमेंट कैसे कराएंगे, आसान नहीं है ये समाजवादी पार्टी के लिए। उसका कारण मैं बताऊं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, चाहे वो स्वामी मौर्य के बयानों को आप ले ला, लंबे समय तक उनको हैंड दे के रखा, बहुत बाद में वो पार्टी छोड़कर गए। इसी तरीके आजकल लोटन निसार इनके कोई नेता हैं जो शायद पिछला वर्ग उसके कुछ रहे अधिकारी, समाजवादी पार्टी संगठन जुड़े हुए हैं, नेता हैं, उनके साथ नेता कहा जाता है, उनके ऊपर कोई लगाम किस तरीके की अखिलेश यादव लगा नहीं पा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ यही समाजवादी पार्टी की लीडर वीकनेस जो कही जाती है वो है। दूसरी जाती है इंटरनल। एक सवाल थोड़ा सा रणनीतिक सूझबूझ को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव का एक ऐसा पर्सोना बना हुआ है, कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में तो है ही है, जिस तरीके से वो अपनी सियासत करते हैं और उसका मुजाहिरा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाया, ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। और मुझे याद है कि आपने इस बात का खुल करके दावा किया था जब कोई नहीं कर रहा था, तब आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन मिलकर के 40 से ज्यादा सीटें जीत रही है। उस वक्त आप ये बात कह रहे थे, मुझे अभी भी याद है। क्या 2027 में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी साथ में जा रहे हैं या एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि उसमें चंद्रशेखर और एक आजम खान को लेकर के एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस समय उत्तर प्रदेश में तैर रहा है? आजम खान साहब चिट्ठी लिख देते, संदेश दे देते हैं, समाजवादी पार्टी को कई सारी बातें उसमें इंडिया गठबंधन को कही जाती हैं। उससे एक महीने पहले चंद्रशेखर आजाद मुलाकात करने जाते हैं आजम खान से। ऐसे में ये जो स्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश के भीतर, क्या इंडिया गठबंधन के अलावा भी कोई और मोर्चा बनने वाला, या इंडिया गठबंधन में एक नए सियासी खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है? चंद्रशेखर की क्या एंट्री होने वाली है? क्या बहन जी की एंट्री होने वाली है? नहीं, देखिए दो चीजें हैं प्रशांत जी, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा सवाल है आपके। सबसे बड़ी चीज है कि जिस उत्साह कहें या इसको अति उत्साह कहें, जिस तरीके से लोकसभा सीट चंद्रशेखर आजाद जीते, एकमात्र सीट उनकी आई, इसके बाद आजम खान समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुस्लिम नेता के तौर पर सत्ता में उनको प्रेजेंट किया है, लेकिन ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज का भी आजम खान को अपना नेता स्वीकार नहीं किया है। मुसलमानों का नेता अगर रहा है तो मुलायम सिंह यादव जी हमेशा रहे और उनके नाम के आगे लोग कहा भी करते थे, भाई लोग भी कहा करते थे मुल्ला मुलायम। तो इस तरीके का उनको एक तमगा दिया गया था, तो ये डेडिकेशन था और ये डेडिकेशन काफी लंबे समय मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रखे हुए था, जो आज भी बरकरार है, बस्तूर जारी है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब आती है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और आजम खान मिलकर कोई नया समीकरण बनाते हैं, कोई नई गठबंधन पैदा करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद अभी उतने विश्वसनीय नहीं है। हाँ, हो सकता है कि रामपुर और आसपास के तराई के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10-5 सीट और कुछ भूमिका निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कि समग्रता में उत्तर प्रदेश देखा तो कहीं कुछ नहीं है। दूसरी चीज आती है कि बीएसपी का जो कोर वोट था, जिसको 12% हम मानते पहले 22% था, 22 से 10 चला गया, 12 हुआ, 10 जो गया है फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ 10 समाजवादी पार्टी को गया। 2022 का विधानसभा चुनाव अगर आप देखें तो सीधा वोट ट्रांसफर अगर किसी को हुआ था तो समाजवादी पार्टी को हुआ था। जो बचा खुचा वोट है उनके पास की तारीख में 12%। मैं ये समझता हूं कि इस वोट बैंक को खींचकर लाने के लिए डिवाइड होगा। जो अगर 4-5%, 6% एकदम तो खत्म नहीं होगा, तो 4% जो भी डिवाइड करेगा वो कुछ बीजेपी ले जाएगी खींच के, कुछ समाजवादी पार्टी ले जाएगी। तो इस स्थिति में आप वहीं दिखाई देंगे जहां आप 2022 में खड़े हुए थे। आपको वोट कौन सा खींचना है? वो वोट खींचना है जो आपके पास कभी था ही नहीं, या वो वोट था जो हमेशा आपके खिलाफ विरोध कर रहा है। वो वोट कौन सा है?
आपको जब तक दूसरे की गुल्लक से आप पैसा निकाल के अपनी जेब में नहीं डालेंगे, आप अपना बैलेंस नहीं बढ़ा सकते। आपको बैलेंस बढ़ाना है अपने राजनीति में वोट जो है, तो वो आपको भाजपा का कोर कौन सा है? भाजपा का वही वोट है जिसने 70 साल कांग्रेस को देश के अंदर राज कराया। ब्राह्मण वोट निर्णायक होता है, और निर्णायक ब्राह्मण वोट क्यों होता है मैं बता दूं। एक वोट अकेला नहीं जाए, उसके साथ तमाम जातियों, बैकवर्ड, पिछड़ा, ये सब एक साथ चलते हैं। कई स्थानों पर हमने देखा भी है। वो स्थिति आज भी बरकरार है, कि स्वीकार करना पड़ा। अब ब्राह्मण जी जिधर जाएंगे 5 को साथ लेके जाएंगे। उस वोट पर फोकस करने की समाजवादी पार्टी को जरूरत। और हाल आप देखिए कि जो आपके कोर बड़े नेता थे ब्राह्मण समाज के, जो चेहरे कहा जाता था सभा में, मनोज पांडे पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और इस बात को भी ब्राह्मण समाज देख रहा है कि मनोज पांडे को कहीं एकोमोडेट किया नहीं पाने, या कि आपको किनारे की कुर्सी दिया, बैठे रही। से जुड़ा एक सवाल और भी है, क्योंकि सिर्फ मनोज पांडे नहीं है, 7 विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उसी पर आ भी रहा था और आपने बहुत अच्छा किया, उस सवाल को आप लेके आ गए अपने जवाब में ही पहले ही। उत्तर प्रदेश में देखिए 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, राज्यसभा की वोटिंग हुई है, चुनाव हुए है ना। और जो वो 7 बागी विधायक, चाहे पूजा पाल की बात कर लें, रितेश पांडे की बात का, जो रितेश पांडे के जो पिताजी थे उनकी बात कर लें, जलालाबाद से जो विधायक हैं, गोसाईगंज से जो विधायक हैं राकेश सिंह, तमाम सारे 7 ऐसे विधायक है, मनोज पांडे उसमें इंक्लूड है, बाकायदा अमित शाह की रैली उन्होंने करवाई, उसमें नजर आए वो लोकसभा चुनाव में। उसके बावजूद आप देखिए अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके पीछे भी कोई रणनीति आपको समझ में आती है क्या? क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि कहीं इनमें से कई सारे विधायक 27 से पहले वापसी तो नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने सही कहा। देखिए, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं, कुछ रणनीति होती है। पुराने जमाने में अगर आप देखो, जिस तरीके से एक राजा के सेनापति को तोड़ दूसरे राजा के जाके ज्वाइन कर लेते थे, कभी कुछ स्थिति ऐसी। देखिए, कुछ इनमें से विधायक ऐसे हैं जिनके लिए कुछ जमीनों के मामले थे, कुछ ईडी और सीबीआई के इस तरीके के मामले नहीं, तो इंडिकेशन था, तो उनको अपना बचाव चाहिए था। लिहाजा क्योंकि क्या है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो एक तरीके से बेहतमियों पर टिकी है, और अपनी संभवता पूरी नहीं, 272 का आंकड़ा उनके पास ना नहीं। ऐसी स्थिति में लोग वहां गए और इन्होंने वहां देखा कि हमारे लिए कोई कंसेंस बनेंगे, हमारा डिफेंस जाएगा, तो हो सकता है इनमें से आप में से 4 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो अखिलेश यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तो हो सकता है वहां कुछ फील कर रहे हो। इस तरीके संभावनाओं को नकारा नहीं जाता। और अखिलेश यादव ने पहले भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को भाई ऑफर चल रहा आ जाएगी 100 में, तो इस तरीके की भी चीजें हैं, इनको नकार नहीं सकते। मुझे लगता है कि यही एक कारण है, इसकी वजह से अखिलेश कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, और उनको ना तो पार्टी निष्कासित कर रहे हैं, नहीं किसी तरीके का कोई एक्शन रहा। एक बार जरूर उन्होंने लेटर दिया था, उसके बाद टोटल शांति चल रही है। दूसरी एक फैक्टर और आता है इसके लिए, समाजवादी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में माननीय मुलायम यादव जी के बाद अगर किसी की भूमिका थी, तो वो शिवपाल सिंह यादव की हुआ करती थी। शिवपाल सिंह यादव को अगर हम सोचते माइनस करके अखिलेश यादव चुनाव निकाले जाएंगे 2027 का, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक स्तर पर, जमीन स्तर पर जो जुड़ाव है आज भी शिवपाल सिंह यादव का मजबूत है। वर्सेस प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जमीनी नेता बिल्कुल नहीं है, और कुछ थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जमीन धरातल पर उनका कभी बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। सच स्वीकार करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी भी इस पर कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करने की सोचते होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आज बोल रहा हूँ, 27 में आप देखेंगे प्रसाद जी, कि आप रिकॉर्ड पर रखिए अपने बात में, हम चर्चा करेंगे साथ बैठ के, जसवंत नगर की सीट, जसवंत नगर की सीट जो थी वो बिल्कुल क्लियर कट शिवपाल सिंह यादव की सीट हुआ करती, आज भी है। अब स्थिति ये आ रही है कि अखिलेश जी की बेटी के लिए कौन सी सुरक्षित चाहिए, वो अदिति यादव से चुनाव लड़ेंगी। तो अदिति यादव के लिए सेफेस्ट सीट कोई मानी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि जसवंत नगर है। और यही कारण है कि राय से टिकट शिवपाल सिंह यादव जी का फाइनल हुआ, बाद में शिवपाल जी ने अपने आप को विड्रॉ किया, तो फिर आदित्य यादव वहां से लड़ाया गया। तो अब अखिलेश यादव के पास ये हो सकता है, अखिलेश जी कह सकते हैं कि
देखिए ऐसा है, चूंकि वहां से सांसद है तो यहाँ से अब ये बिटिया चुनाव लड़ेगी, आपकी पोती है नाते हैं, इसको यहाँ से लड़वाएंगे। तो मुझे लगता है तो फिर शिवपाल सिंह यादव को एकोमोडेट कहाँ करेंगे, क्या संगठन में लाएंगे, किस तरीके से संगठन में तो आज भी है, लेकिन संगठन में जिस तरीके से वो हैं वो हासिल हैं। आप ये नहीं कह सकते मेन स्ट्रीम में है या कहीं नवीन जी, दो सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है 16 तारीख से। इसमें समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये कि विधानसभा के भीतर ये जो 7 बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, इनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि अगर देखेंगे तो नियमता तो इन्होंने किसी व्हिप का उल्लंघन अभी तक किया नहीं है सदन के भीतर। तो उस ऐसे मामले में क्या समाजवादी पार्टी कोई ऐसा काम करेगी या कोई ऐसी रणनीति अपनाएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत का सामना करना पड़ जाए अचानक से, पहला। और दूसरा, इसी से एक और सवाल इसी से जो निकल रहा है, क्योंकि इस बीच देखिए विधानसभा के मानसून सत्र से होते हुए अगर शीतकालीन सत्र में आया तो बहुत कुछ हो गया, गंगा में बहुत पानी बह गया है, संभल का केस हो गया, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, खास तौर पर उसके तौर तरीकों को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है 16 तारीख से जो सत्र चलने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल 2-3 चीजें। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी चूंकि प्रमुख विपक्ष है उत्तर प्रदेश, बहुत तरीके से इस बार मुझे लगता है कि सपा भाजपा को सदन में घेरने की तैयारी में और बड़ा होमवर्क चल भी रहा होगा। पहली चीज तो ये आती है कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया करती है कि साहब हमने अपराध मुक्त दिया, माफिया मार दिए, तो सवाल इस बात का सब उठा सकती है कि भाई आपने कौन से माफिया मार दिए। आपने जिन माफियाओं के मारे जाने जिक्र किया है कि भाई अहमद को मार दिया, उसमें तो पर्सनल बनी होगी आदित्यनाथ की थी। मुख्तार अंसारी अगर मर गए, मुख्तार अंसारी के बेटे को मार दिया, तो भाई वो क्या था, वो भी आपकी जाति के नाम पर एनकाउंटर का एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव बना रखे हैं उत्तर प्रदेश में। धर्म बनाए और जाति के नाम पर एनकाउंटर किए, अपने ब्राह्मणों को मार दिया, लेकिन क्या अपनी जाति के कितने एनकाउंटर हुए हैं, एक भी सवाल आएगा। तो एक सवाल और आता है कि अगर ग्राफ उठा के देखें अपराध का पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कहीं कोई अपराध में कहीं नहीं आई है। आप अगर देखें, आपने सारे एसएसपी अकेले जिला चलाया करते थे, आपने तमाम आईपीएस अधिकारी वहां तैनात कर दिए, भारी भरकम लाव लश्कर तैनात है, लेकिन काम तो कुछ नहीं रहा। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा है जमीनी तल पर, ये भी एक बड़ा सवाल उठेगा इस सदन के अंदर। तीसरी चीज आती है कि अन्य विधायकों की भूमिका क्या है। निश्चित तौर पर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी विधायक है 8 के 8, और जहां जो जिसकी सीट निर्धारित थी, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के खेल में ही बैठेंगे। इसके बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अभी इस मामले में बात कोई छेड़छाड़ करें, और करनी भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगे करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हो सकता कुछ ताना देखा, देखिए तो आपके ही लोग हैं, आपका विरोध कर गए थे, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, इस तरीके से प्रूव करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अखिलेश यादव के पास इस समय सबसे बड़ी क्या है कि 2024 के चुनाव के बाद, जीतने के बाद, देखिए आपका मानसून सत्र और उसके बाद ये शीतकालीन सत्र, ये शीतकालीन सत्र बड़ा गर्म और सब होने वाला है, गर्म रहेगा। ये तमाम चीजें हैं, आरओ परीक्षा है, कुंभ मेला सामने है, उसकी तैयारी को लेके सवाल निरंतर उठ रहे हैं, ये सारे विषय हैं। फिर आपने यूपीपीएससी का एग्जाम चलो आपने करा दिया, लेकिन आरओ फरवरी से एग्जाम ड्यू था, बच्चे ओवरएज हो रहे हैं, शिक्षा मित्रों का मामला, तो बहुत सारे विषय एक साथ इनका सामना करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत गर्मा गर्म रहेगा। लेकिन जो विधायकों का जहां तक प्रश्न है, वो उनको अभी बदला है, उन्होंने जरूर सभा में, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सीट का कोई प्रबंध हो गया, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बैठेंगे जाके, तो वहां बैठने की इजाजत उनको समझेगा, उनका वही जो सीटें होंगी उनको कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन रहेंगे उसी पक्ष की तरफ जिस पक्ष से वो जीत कर आए थे। अब ये दिलचस्प है कि क्या इस सत्र के अंदर भारतीय समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष चिट्ठी देती है कि भाई सदस्यता समाप्त के लिए हमारे लायक नहीं है, हम इनको बर्खास्त कर रहे हैं, पहले उनको निष्कासित कर रहे थे। तो इस तरीके की भी कोई नई घोषणा हो सकती है, नई स्थिति बन सकती है। तो क्या स्थिति बनी, क्योंकि संख्या बल को कम करके अगर हटा देते
थे, समाजवादी पार्टी आ जाता है, वो संख्या बहुत कम भी हो जाता है, तो उससे फर्क क्या जाना है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा आपके पास था, माता पांडे वही रहेंगे, ठीक बात। सत्ता आपको मिलनी नहीं है। ये जो भी 2 साल, 2.5 साल, 2.25 साल का पीरियड बचा है, वो आपको इसी तरीके से सदन चलना है, इसी तरीके से प्रदेश चलना है, तो कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल रहेगी। लेकिन 2027 का चुनाव आते आते चांद जी, भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी हलचल होने की सुगबुगाहट अब दिखाई देने लगी है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर कहीं ना कहीं लॉबिंग चल रही है, और उस लॉबिंग का असर चुनाव से 4-6 महीने पहले दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये बात थी अपनी जी, अपनी कील कांटे दुरुस्त करने की, अपना संगठन, अपनी रणनीति को दुरुस्त करने की। एक और बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सियासत हमने उपचुनाव में देखा। ये संभल जैसी घटनाओं को कैसे देखा जाए? क्या ये 2027 की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और दूसरा, पुलिस प्रशासन और सरकारी मशीनरी का चुनावों में जिस तरीके से दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, और जो सारे सब पूरे देश और दुनिया ने तस्वीरें देखी, क्या 27 में इस तरीके की तस्वीरों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी गुरेज नहीं करने वाली है? क्या आपको लगता है? निश्चित तौर पर प्रशांत जी, देखिए, एक सच्चाई जमीनी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो धुरी है, वो हिंदू और मुसलमान वो बेस पर आधारित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज आती है कि आपके 7.5 के शासनकाल में अभी तक आपने लोगों को दिया क्या है उत्तर प्रदेश में, और 10.5 साल का मोदी जी का शासन हो गया, उसमें क्या आपने दे दिया देश के हिंदुओं, तो हिंदुओं को कुछ मिला है नहीं। अब आपने क्या है कि जिस तरीके से बहस हुआ, एक निर्दोष व्यक्ति आपकी जिस तरीके से उकसावे थे, जिस तरीके से आह्वान करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसके वशीभूत, उससे प्रेरित होकर अति उत्साह में आकर कोई व्यक्ति उसके घर, दूसरे के घर पर चढ़ा और गोली लगी, वो मर गया बेचारा। आपने 10-5 लाख रुपए का मुआवजा देकर मामले को रफा दफ कर दिया। संभल के जिस तरीके से आप हर मस्जिद मंदिर तलाश रहे हैं, ये सारी चीजें अब लंबे समय चलने वाली नहीं होंगी, जनता उकता की है। दूसरी चीज क्या आता है, पेइंग कैपेसिटी का एक बड़ा तय होता है कि एक आगे इस तरीके के लाइफ स्टाइल को जी रहा था, क्या पैसे के पास हुआ करते थे, आज स्थिति क्या है, कितना पैसा वो अर्न कर पाए। घर में जो आज से 7.5 साल पहले, 7 साल पहले 12-13 साल, आज वो 19 साल का हो गया। वो कह रहा है, भाई सरकार ने हमें किया क्या है, हम रोजगार के लिए जाए कहाँ, कौन सी जगह। शिक्षा पर आपने काम नहीं किया है, स्वास्थ्य पर आपने काम नहीं किया। और एक बड़ी मैं आज कहूंगा प्रशांत जी, देखिए, दिल्ली में लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहन सहन की बेरी अगर एक सीमा देखें, और एनसीआर में देखें, बगल में हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, हरियाणा में वही लिविंग कॉस्ट दिल्ली के मुकाबले लगभग 10 से 15 हजार ज्यादा, जबकि दिल्ली में सस्ती है। उसका कारण है वहां बिजली फ्री है, पानी फ्री है, एजुकेशन का इंफ्रा बहुत अच्छा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। पर उन्होंने काफी काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक से अस्पतालों तक उन्होंने पर बड़ा काम किया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि एक छोटा सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के पास पूरी पावर नहीं है, वो आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग दे रहा है। और जबकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप देखें, नोएडा वगैरह बहुत महंगी है। उसके उत्तर प्रदेश जब तक आप रोजगार पर काम नहीं करेंगे, आप इंफ्रा पर काम नहीं करेंगे, छोटे लोगों को बढ़ावा नहीं दे, ऑडियो या भाषणों में देते हैं, जमीन पर दिखाई नहीं देता है। ये सब चीजें जब तक आप जमीन धरातल पर नहीं उतारेंगे, चुनाव आप हिंदू उसमें तो मुसलमान खैर कितना पढ़े वोट लिखे जीत आंकड़े हैं, अभी लो। अभी ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी, उससे आज की तारीख में प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो दोगुना हो गया। लगभग 31-32 हजार रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर आदमी के ऊपर है। तो ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कुल मिलाकर के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए, एकदम जाहिर कर दिए हैं। जी जी, नवीन दुबे जी। एक चीज और बोलना गया था मैं। देखिए, यहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, महिलाओं के नाम पर महिला शक्तिकरण, माझी बहना, लाडली बहना, महिला सम्मान निधि, कुछ भी कीजिए, पैसे बांटे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव से 3-4 महीने पहले इस तरीके की घोषणा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी करेगी, और जैसे ये करेगी, आधी आबादी
का झुकाव उस तरफ हो जाए। उत्तर प्रदेश में खासी गरीबी है, वो पैसा जब देगा लोगों को तो वो वोट दे देंगे योगी को, मुद्दे सारे साइडलाइन रहेंगे। अल्टीमेटली उसका लोग किस पे पड़ेगा, तो वो मिडिल क्लास भुगतता आया है, कोई भुगतेगा। आजादी के बाद से आज तक मिडिल क्लास भर रहा है उसको, वो होने वाला है। ठीक बात। तो कुल मिलाकर के हर किसी दल की, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, सबके पास अपने अपने मुहूर्त तैयार हैं, बस वो सामने कब आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नवीन जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, शानदार एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।